आइए चित्रकला पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला की ओर ध्यान देते हैं। अक्सर ये बहुत ही आश्चर्य का विषय होता है कि सल्तनत काल में भी कोई चित्रकला जैसी व्यवस्था रही होगी, क्योंकि जब मैंने इसे सिलेबस में देखा था तो मुझे खुद कन्फ्यूज़न हुई, क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा था कि सल्तनत काल में कोई चित्रकला थी। चित्रकला को तो हम अकबर और जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम इन्हें ब्रिटिश काल में देखते हैं, लेकिन सल्तनत काल में भी चित्रकला थी। इसकी जानकारी मुझे फिर मिली एल.पी. शर्मा की भारत के इतिहास नामक जो प्राचीन भारत के इतिहास की उनकी किताब है उससे, और उसी के ज़रिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सल्तनत काल में चित्रकला थी और उसका स्वरूप कैसा था। तो आइए समझते हैं। 19वीं सदी के बाद के वर्षों में सर्वप्रथम मोहम्मद अब्दुल्ला चगताई ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत के काल में चित्रकला का अस्तित्व रहा था। उन्होंने अपने विचार का समर्थन भारतीय पारसियन साहित्यिक ग्रंथों में चित्रकला के संबंध में दिए गए विभिन्न उल्लेखों के आधार पर किया, परंतु उनका यह विचार अन्य विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त न कर सका, जिसके कारण 20वीं सदी के मध्य तक यह धारणा बनी रही कि इस काल में चित्रकला की ओर पूर्ण उदासीनता थी, क्योंकि वह इस्लाम के द्वारा वर्जित थी। 1947 में हरमन गोइट्स ने द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपना एक लेख छपवाकर यह विचार व्यक्त किया कि दिल्ली सल्तनत के काल में चित्रकला का अस्तित्व था। इसके पश्चात अन्य कई विद्वानों ने इस विचार के पक्ष में अपने विचार प्रकट किए। मुख्य रूप से उन्होंने अपने मत का समर्थन तत्कालीन साहित्य में चित्रकला के संबंध में दिए गए उल्लेखों के आधार पर ही किया था। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथों में प्राप्त लघु चित्रों और लघु भित्ति चित्रों को भी इस काल का बताकर उन्होंने अपने मत का समर्थन किया है। इस कारण अब यह धारणा बनती जा रही है कि इस काल में चित्रकला नष्ट नहीं हुई थी, अपितु कुछ प्रांतीय शासकों और संभवतः कुछ दिल्ली सुल्तानों का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। दिल्ली सल्तनत के काल में भित्ति चित्रों, यानी कि भित्ति चित्र का मतलब होता है जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं, जैसे हम भीमबेटका की गुफाओं पर देखते हैं तो दीवार पर जो चित्र बनते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। जब आप किसी गांव में जाते हैं, बहुत ही अंदरूनी गांव में, तो आप देखते होंगे कि कुछ घरों पर आपको चित्र हल्के से कट पिट के निशान जैसे चित्र बनते हुए दिखते हैं, तो वही भित्ति चित्र कहलाते हैं। तो इस तरह से दीवारों पर बनाए गए चित्रों का निर्माण इस समय था और यह अब विभिन्न विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। यद्यपि प्रमाण के रूप में ऐसे चित्रों के अवशेष मुगलों के शासनकाल से पहले बने हुए चंपानेर और सरहिंद में बने हुए कुछ इमारतों तथा सीरी और बेगमपुर के बीच स्थित मखदूम अली मस्जिद से ही प्राप्त हुए हैं। इस कारण इस काल में भित्ति चित्रकला जीवित थी। इसके प्रमाण अधिकांशतः साहित्य अर्थात पुस्तकों में दिए गए विवरणों पर ही आधारित है। समकालीन विद्वान ताजुद्दीन रजा ने लिखा है कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भित्ति चित्रों का प्रयोग दीवारों को सजाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता था। 14वीं सदी में इतिहासकार इसामी ने अपनी पुस्तक फुतुह-उस-सलातीन में ताजुद्दीन रजा के विचार की पुष्टि की है। अलाउद्दीन खलजी के समकालीन विद्वान अमीर खुसरो ने विभिन्न ग्रंथों में भित्ति चित्र, पांडुलिपि चित्रों, यानी कि जो हाथ से लिखी गई पुस्तक पर बनाए गए चित्र होते हैं उन्हें पांडुलिपि चित्र कहते हैं, और कपड़ों पर बनाए गए चित्रों का उल्लेख किया है। खुसरो द्वारा लिखी गई पुस्तक सुनह सुपहार में सुंदर चित्रित वस्त्रों का वर्णन मिलता है। फारसी और हिंदी के अन्य विविध ग्रंथों में भी इसी प्रकार के वर्णन प्राप्त होते हैं। जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में यह वर्णन है कि सुल्तान जलालुद्दीन खलजी ने सुल्तान केकुबाद द्वारा आरंभ किए गए महल को निर्माण को पूरा करवाया था और उससे भित्ति चित्रों से सजाया था। यहाँ पर जो खिलजी वंश है इन्हें खलजी भी कहते हैं, इसीलिए अगर आपके क्वेश्चन पेपर में खलजी हो तो आप खलजी का प्रयोग कीजिएगा, खिलजी हो तो खिलजी का प्रयोग कीजिएगा। दोनों अपभ्रंश है एक दूसरे के और दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने भित्ति चित्रों के निर्माण पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। ऐसा विवरण शम्स ए सिराज अफीफ द्वारा रचित तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है, जिसका अर्थ है दिल्ली सुल्तानों द्वारा दीवारों को सजाने की प्रथा थी, जिसके कारण धर्मांध फिरोज शाह को उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता हुई। दिल्ली सल्तनत के काल में लघु चित्र बनाने और पांडुलिपियों का चित्र बनाने की भी प्रथा थी। अमीर खुसरो द्वारा रचित खमसा की पांडुलिपि के कुछ पृष्ठ प्राप्त होते हैं जिन पर इसी तरह के चित्र हमें नजर आते हैं।
मालवा, जौनपुर, बंगाल और गुजरात में भी ऐसे ही चित्र बनाए जाने की प्रथा थी और ऐसे भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मांडू से मांडू से प्राप्त ऐसी पांडुलिपियों में नियामतनामा और मिफ्ताह उल फुजाला प्रमुख हैं, जिनमें सुंदर मानवीय लघुचित्र नज़र आते हैं और जौनपुर में यह चित्रकला प्रचलित थी। इसका प्रमाण विविध स्थानों पर प्राप्त हुई और सुरक्षित रखी हुई हफ्जनामा, खमसा ए अमीर खुसरो, शाहनामा आदि की पांडुलिपियां हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मुगल काल की तरह इस समय पर चित्रकारों को उतना ज़्यादा संरक्षण तो नहीं था और ना ही बड़े पैमाने पर चित्रकारियाँ की जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो चित्रकारी थी उसका सीमित रूप था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सल्तनत काल में चित्रकारी नहीं थी। ये चित्रकारियाँ हमें पांडुलिपियाँ में मिलती है, जैसे जो हमारी संविधान की मूल कृति है उसमें हम चित्रकारी देखते हैं, उसी तरह से इन पांडुलिपियों में जो हाथ से लिखी गई किताबें थी उनमें चित्रकारी देखने को मिलती है। यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुई ये पांडुलिपियाँ अलग अलग समय की है और उनमें विभिन्नता भी है। इससे यह अनुमान किया गया है कि विभिन्न स्थानों पर चित्रकला के इन क्षेत्रों में विभिन्न शैलियाँ प्रचलित थी और एक लंबे समय तक संभवतः संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के युग में इस प्रकार की चित्रकला जीवित रही थी। तो दोस्तों, सल्तनत कालीन चित्रकला का स्वरूप मुग़ल कालीन चित्रकला से भले ही काफ़ी छोटा रहा हो, लेकिन ये वर्तमान के कुछ इतिहासकार प्रमाणित करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं कि दिल्ली सल्तनत के समय में भी चित्रकला का स्वरूप था, भले ही छोटे रूप में क्यों ना हो। तो इस तरह हमने इस वीडियो में सल्तनत कालीन चित्रकला को समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ बेहतर सीखा होगा और चैनल से जुड़े रहिएगा और इसी तरह हमारे वीडियोस को देखकर कुछ बेहतर सीखते रहिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर कन्फ्यूज़न हो, आप राय दे सकते हैं। अगर मैं अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं और आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं तो फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।